हेलो बच्चों, वेलकम टू रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। बच्चों, आपके लिए आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ यहाँ पे क्लास 6 का आपका जो पॉलिटी की बुक है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की भाग 1 की जो बुक है आपकी एनसीईआरटी की, उसका अध्याय 1 में पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, विविधता की समझ, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। आज उसी समय मैंने बोला था कुछ दिनों में आप लोगों को मैं क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज की वीडियो में हम उस चैप्टर में जो आए हुए थे आंतरिक पाठ्यपुस्तक में जो आंतरिक प्रश्न थे और जो आपके अभ्यास के क्वेश्चन आते हैं प्रश्न, वो सारे आज की ही वीडियो में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा और एक एक क्वेश्चन का आंसर मैं सब कुछ यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो से लाभ मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और एनसीईआरटी के सभी सब्जेक्ट्स की आपको अगर वीडियो देखनी है, पढ़ना है बिल्कुल फ्री में, तो रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन होगा इस वीडियो के नीचे, ठीक है। चलिए देर नहीं करते हैं, आप लोगों का समय यहाँ पे मूल्यवान है, परीक्षा चल रही है, तो पढ़ते हैं विविधता की समझ के क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम। सबसे पहले हम पाठ्यपुस्तक के आंतरिक जो प्रश्न है वो करेंगे और यहाँ पे पेज भी लिखा हुआ है कि किस पेज पे वो आपकी प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न है, अपने बारे में निम्नलिखित जानकारी दीजिए। यहाँ पे आप अपने अनुसार यहाँ पे इसका आंसर दे सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दे दूंगा, आप इसको अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर बाहर जाते हैं, लड़की हैं या फिर लड़के हैं आप, तो आप क्या पहनना पसंद करते हैं? तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, बाहर जाते समय मैं डैश 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 पहनना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे लड़कियों के यहाँ पे करती हूँ, तो लड़कियों के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ पे बाहर जाते समय वो फ्रॉक पहन सकती हैं या फिर सलवार सूट पहन सकती हैं या फिर जीन्स टॉप पहन सकती हैं। जो भी पहन के आप जाते हैं वो यहाँ पे लिखिएगा, बाहर जाते समय मैं ये पहनना पसंद करती हूँ, ठीक है। दूसरा है, मैं घर में डैश 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 में बात करती हूँ। मैं घर में हिंदी में बात करती हूँ, इंग्लिश में बात करती हूँ, जो भी आपका भाषा होगा, मातृभाषा में बात करती हूँ, वो यहाँ पे आप लिख सकती हैं। तीसरा क्वेश्चन, मेरा पसंदीदा खेल डैश 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 है। तो मेरा पसंदीदा खेल जैसे मेरा है क्रिकेट, आपका फुटबॉल हो सकता है, किसी लड़की का हो सकता है चेस हो, कोई भी जो भी खेल आपको खेलना पसंद है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। चौथा पॉइंट है यहाँ पे फिल करने वाला, मुझे डैश 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 के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है। तो मुझे इतिहास के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है, मुझे विज्ञान के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है। आपको जो भी पसंद होगा वो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। तो एक एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया इस क्वेश्चन में क्या आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न है, चैप्टर पढ़ा होगा आपने तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा, इसलिए चैप्टर पढ़ लीजिएगा। विविधता की समझ, यहाँ पे मैं ऊपर लिंक दे दूंगा, आई बटन पर क्लिक करके लिंक देख सकते हैं। आप इस वीडियो को कंप्लीट, इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगा, वीडियो के लास्ट में भी आपको इस चैप्टर का कंप्लीट जो पढ़ाया हुआ है उसका वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, समीर 1 और समीर 2 में कोई 3 अंतर लिखिए। आपके पेज नंबर 5 पे ये क्वेश्चन है, समीर 1 और समीर 2 में अंतर। आप सभी को पता है कि समीर 1 और समीर 2 में क्या अंतर है, चैप्टर पढ़ा होगा तो आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा। समीर 1 को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है, ठीक है, जबकि समीर 2 को हिंदी बोलता है। दूसरा, समीर 1 हिंदू है, वहीं समीर 2 मुसलमान है। तीसरा, समीर 1 ने स्कूल की पढ़ाई की थी, जबकि समीर 2 स्कूल जाने का मौका उसको नहीं मिला था, वह अखबार बेचता था, ठीक है। तो ये आपके 3 अंतर हो गया कि वो पढ़ा लिखा था, एक तो इंग्लिश बोलता था, दूसरा हिंदी बोलता था। दूसरा जो समीर, पहला है समीर जो था वो हिंदू था, दूसरा समीर मुसलमान था। तीसरा अंतर है कि वो स्कूल में पढ़ाई करने जाता था पहला समीर, जबकि दूसरा जो समीर था वो अखबार बेचता था, वो स्कूल नहीं जाता था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से रोक पाए? कि क्या उनके बीच में जो अंतर था, क्या उनको वो दोस्त बनने से रोक पाया? तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे देखिए, दोनों की भाषाएं अलग थी, फिर भी दोनों ने एक दूसरे से बात की, क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। दोनों की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग थी, यानी कि उनका धर्म भी अलग था और उनकी संस्कृति भी अलग थी। फिर भी दोनों ने दोस्ती की, क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। इस प्रकार ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से नहीं रोक पाए। समझ गए? आपकी क्लास में भी अलग अलग धर्म के बच्चे होंगे, अलग संस्कृति से आते होंगे, फिर भी हो सकता है कि वो आपके दोस्त हों, अगर आप उनसे दोस्ती करना चाहें तो। अगला प्रश्न है यहाँ पे चौथा, देखिए ध्यान से, उन त्योहारों की सूची बनाइए जो
हो सकता है कि समीर एक और समीर दो मनाते हों। तो समीर एक हिंदू था, तो हिंदू धर्म के जो भी त्यौहार हैं वो लिख सकते हैं। देखिए समीर एक हिंदू धर्म के त्यौहार लिख दीजिए, होली, दीपावली, दुर्गा पूजा, दशहरा, रक्षाबंधन इत्यादि। समीर दो मुसलमान था तो वो ईद मनाएगा, मुहर्रम मनाएगा, बकरीद मनाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप लिख सकते हैं, दोनों धर्मों के त्यौहार लिख सकते हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए, क्या आप ऐसी किसी परिस्थिति के बारे में सोच सकते हैं जब आपने उससे दोस्ती की जो आपसे बहुत अलग हो? इसका वर्णन एक कहानी के रूप में कीजिए। तो यहाँ पे आप किससे दोस्ती की हैं ये आप खुद से लिखिएगा, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आप लोगों को कि अगर आप किसी से दोस्ती करना चाहते हैं, वो आपके मतलब हिसाब से नहीं है, मतलब वो उसका धर्म अलग है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है ना कि आप ऐसी किसी परिस्थिति के बारे में सोच सकते हैं जब आपने उससे दोस्ती की जो आपसे बहुत अलग हो। तो अलग किस मायने में होगा? हो सकता है कि आप दिल्ली गए हैं पढ़ाई के लिए, बाहर कहीं गए हैं पढ़ाई के लिए, तो वहाँ पे अलग लोगों से मिलना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अलग अलग जगहों से, अलग अलग स्टेट से आते हैं लोग। ठीक है, ऐसा नहीं कि वहाँ जाएंगे तभी अलग लोग मिलेंगे, आपके गांव में भी, आपके शहर में भी अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, तो वो भी वहाँ पे भी आप मिल सकते हैं। तो जैसे आप गए कहीं पढ़ने, स्कूल में ही गए, वहाँ पे आप हिंदू हैं, कोई मुस्लिम पढ़ने आया, मुसलमान बच्चा, तो आपका धर्म अलग है, उसका धर्म अलग है, आपका पूजा करने का अलग है तरीका, उसका वहाँ पे पूजा करने का तरीका अलग है, आपके बोलचाल करने का तरीका अलग है। वो लोग बोलते हैं तो उनके बोलचाल में आपको कुछ न कुछ उर्दू लहजा वहाँ पे मिक्स मिलता है। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें अलग होती हैं, लेकिन हो सकता है आप उससे दोस्ती किए हों, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे परिस्थिति को बताना है कि हाँ मैंने उससे दोस्ती की, मैं उसको अपने घर पे ले आया, वो मुझे अपने घर पे ले आया, मैंने उसको खाने के लिए ये चीज़ें दी, उसके घर पे मैं जब गया तो उसने मुझे खाने के लिए ये सारी चीज़ें दी, उसकी मम्मी ने ये कपड़ा पहना हुआ था, मेरी मम्मी साड़ी पहनती हैं, उसकी मम्मी सलवार सूट पहनी थी। ठीक है, वो नमाज़ पढ़ते हैं, हम लोग मंदिरों में पूजा करते हैं, तो ये सारी चीज़ें परिस्थितियाँ आप लिख सकते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया है। 6वां क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए ध्यान से, समीर दो स्कूल क्यों नहीं जाता था? आपकी राय में अगर वह स्कूल जाना चाहता तो क्या जा पाता? क्या यह सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ नहीं जा नहीं पाते? इस पर चर्चा कीजिए। तो सही बात है कि समीर दो गरीब होने के कारण स्कूल नहीं जा पाता था, इसलिए वह छोटी उम्र में ही अखबार बेचने लगा था। वह स्कूल जाना चाहता तो भी नहीं जा सकता था, क्योंकि उसके पास अवसर ही नहीं थे, संसाधन नहीं थे। संसाधन मतलब उसके पास पैसे नहीं थे, उसके पास कोई देखभाल करने वाला नहीं था कि वो स्कूल जा सके। हाँ, यह बात सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं जबकि कुछ बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। ठीक है, परिस्थिति के कारण। 7वां क्वेश्चन है, सूची बनाइए कि आपने भारत के अलग अलग प्रांतों के कौन कौन से व्यंजन खाए हैं। आपको बताना है यहाँ पे कि आपने भारत के आप नागरिक हैं, तो आप भारत के नागरिक हैं, आप अपने जगह के भोजन तो करते ही हैं डेली, लेकिन उसके अलावा आप किस किस जगह के भोजन को आपने किया है। ठीक है, तो उत्तर में देखिए लिखा गया है, जैसे कढ़ी चावल, छोले भटूरे, इडली सांभर, डोसा, मक्के की रोटी, सरसों का साग, ढोकला, खांडवी, बड़ा सांभर, चिकन बिरयानी इत्यादि। तो ये अलग अलग प्रांतों के भोजन हैं। जैसे डोसा आपका साउथ का हो गया, मक्के की रोटी सरसों का साग पंजाब एरिया का हो गया, ढोकला आपका गुजरात का हो गया, छोले भटूरे आपके दिल्ली के साइड के हो गए, इडली सांभर भी साउथ का हो गया। ठीक है, तो ये आप अलग अलग प्रांतों के भोजन आप इस तरीके से बता सकते हैं, इसमें से ज़्यादातर भोजन किए होंगे। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखिए, अपनी मातृभाषा के अलावा उन भाषाओं की सूची बनाइए जिनके आप कुछ शब्द भी जानते हो। जैसे अपनी मातृभाषा आपकी क्या है? हिंदी है आपकी मातृभाषा। इसके अलावा आप कौन सी भाषा जानते हैं? जैसे आप नॉर्मली इंग्लिश तो जानते ही हैं, इंग्लिश के कुछ शब्द, कम, गो, हेलो, हाय, ये सब सारी शब्द तो आप जानते हैं ना। पंजाबी में आप जैसे सत श्री अकाल, तुसी कैसे हो, ये सारे शब्द तो आप जनरल कहीं ना कहीं किसी न किसी टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपने सुना होगा। उर्दू के शब्द हैं आदाब। ठीक है, कई शब्द हैं ऐसे जो आप लिख सकते हैं, उनकी सूची आप बना सकते हैं। 9वां क्वेश्चन है, क्या आप सोचती हैं कि आपको ऐसी जगह में रहने में मज़ा आएगा? उन 5 चीज़ों की सूची बनाइए जिनकी कमी ऐसी जगह में सबसे ज़्यादा खलेगी, यानी कि कौन सी चीज़ें यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको मिस होंगी। निम्नलिखित 5 चीज़ों की कमी खलेगी, जैसे रंगों की कमी। जैसे अगर आपको कहीं पे ऐसी जगह रखा जाए सिर्फ वहाँ पे ब्लैक एंड वाइट हो, तो वहाँ पे
रंगों की कमी आपको समझ में आएगी कि रंग क्यों नहीं है। खाने पीने की विभिन्न प्रकार की चीज़ों की समझ में आएगी कि खाने पीने की अलग अलग चीज़ें क्यों नहीं हैं, सबसे ज़्यादा हम उस चीज़ को मिस करेंगे। पशु पक्षियों के प्रकारों में विविधता की कमी होगी, खेलों में विविधता की कमी होगी, ठीक है, और मनोरंजन के साधनों में विविधता की कमी होगी अगर हम ऐसी जगह पर रहें जहाँ पे ये सारी चीज़ों की विविधता ना हो। 10वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से। भारत के लोग विविध तरीकों से नीचे लिखे काम करते हैं। यहाँ उनमें से एक तरीका बताया गया है, दो और तरीके आप बताइए। तो यहाँ पे देखिए एक तरीका बताया गया है, प्रार्थना, इबादत करना, शादी करना, विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनना, अभिवादन करना और चावल पकाना। तो यहाँ पे देखिए एक एक प्रकार आपको दे दिया गया है। जैसे प्रार्थना करने के लिए ईसा मसीह के भजन गाना, शादी करने के लिए अदालत में के रजिस्टर में दस्तखत करना, या फिर हिंदू रीति रिवाज से शादी करना, मुस्लिम रीति रिवाज से शादी करना, विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनना। यहाँ पे जैसे उत्तर प्रदेश की महिलाएं जैसे हैं नॉर्मली तो वो साड़ी पहनती हैं, और आपके पंजाब साइड जाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादातर औरतें आपके सलवार सूट पहनती हैं। मणिपुर के औरतों का यहाँ पे फनैक पहनती हैं। तो इस सारी चीज़ों को यहाँ पे देखिए लिखा गया है, यहाँ पे सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने बताया साड़ी पहनती हैं, पश्चिम बंगाल की सलवार सूट पहनती हैं। उसके बाद हम लोग हिंदू धर्म के लोग जैसे हैं तो आंखें बंद करके हाथ जोड़कर भगवान की मूर्ति के सामने प्रार्थना करते हैं। उसके बाद मुस्लिम जो हैं वो एक बड़े स्थान पर पंक्तियों में मौलवी के निर्देशानुसार इबादत करते हैं। तो ये सारी चीज़ें फिल करके यहाँ पे दिखा दी गई हैं, आप इसको देख के लिख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए। एटलस में भारत का नक्शा देखिए। एटलस किसको कहते हैं, जहाँ पे कई प्रकार के नक्शे होते हैं, जैसे यूरोप का हो गया, एशिया का होगा, पूरा विश्व का हो गया, राजनीतिक आपका नक्शा हो गया, आपका भौगोलिक नक्शा हो गया। तो एटलस उन सभी का संग्रह होता है, उसको देखिए और उसमें ढूंढिए कि दोनों क्षेत्र लद्दाख तथा केरल कहाँ पर हैं। इन दोनों क्षेत्रों की भौगोलिक स्थितियाँ वहाँ के भोजन, कपड़े और व्यवसाय पेशे को कैसे प्रभावित करती हैं, उनकी सूची बनाइए। तो यहाँ पे देखिए लद्दाख के बारे में पहले बताया गया, फिर केरल के बारे में। तो लद्दाख के बारे में देखिए भौगोलिक स्थिति, जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक ठंडा रेगिस्तानी इलाका है। भोजन यहाँ पे क्या करते हैं, लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खासतौर पर बना छेना और मांस खाते हैं। कपड़े कैसे पहनते हैं, लद्दाख के लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं क्योंकि वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है। व्यवसाय क्या करते हैं, काम धंधा क्या करते हैं, लोग खास किस्म की भेड़ पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। आपने पश्मीना शॉल सुना होगा, काफ़ी गर्म रहता है, जिसे ये इकट्ठा करके व्यापारियों को बेचते हैं। तो ये हो गया लद्दाख के बारे में। अब केरल के बारे में देखिए, भौगोलिक स्थिति क्या है। भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा राज्य है। इसके एक तरफ समुद्र तथा दूसरी तरफ पहाड़ियाँ हैं। भोजन में ये सबसे ज़्यादा मछली और सब्जी चावल खाते हैं क्योंकि समुद्र के पास है तो मछली वहाँ पे आसानी से उपलब्ध है। कपड़े कैसे पहनते हैं, लोग सूती कपड़े पहनते हैं क्योंकि यह क्षेत्र यहाँ पे भूमध्य रेखा के करीब है। जब भूमध्य रेखा के करीब होगा तो वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ेगी क्योंकि सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा पड़ेगा वहाँ पे, तो गर्मी पड़ेगी तो वहाँ के लोग सूती वस्त्र पहनते हैं जो कि आपको ठंड का एहसास दिलाती है। व्यवसाय क्या करते हैं, केरल के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती करना और मछली पकड़ना है। तो दोनों जगहों के बारे में आपने समझ लिया, केरल और लद्दाख के बारे में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा में यहाँ पे दी गई हैं। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। दिन खून के हमारे, गोली खा के सोए जलिया बाग में हम, सूनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। दिन खून के हमारे, हिंदुओं मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। दिन खून के हमारे, कुछ जेल में पड़े हैं कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। दिन खून के हमारे। तो ये कुछ पंक्तियाँ आपकी बुक में दी गई हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं। आपके अनुसार उपरोक्त कविता की किन पंक्तियों में भारत की एकता की झलक दिखती है। तो यहाँ पे हिंदू और मुस्लिमों की बात जब हुई है तो वहाँ पे दो धर्मों की बात हो रही है, और यहाँ पे लोग सब मिल के साथ में होली खेलते थे, ठीक है।
तो ये एकता के बारे में बताया गया कि भारत में एकता कैसी है। हिंदुओं मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। इन पंक्तियों में भारत की एकता की झलक दिखती है। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए यहाँ पे बताया गया आंसर, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। उत्तर, हमारा राष्ट्रगान भारतीय एकता व प्रभुसत्ता की अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान को हमारे देश के विभिन्न भागों पूरे सम्मान के साथ गाया जाता है। सभी जगहों पे देश के किसी भाग में राष्ट्रीय त्यौहार मनाया जाता है तो राष्ट्रगान को सम्मानपूर्वक वहाँ पे गाया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि हमारे देश में राष्ट्रगान के प्रति कितनी श्रद्धा है। अब आपके जो पाठ्यपुस्तक के लास्ट में प्रश्न थे अभ्यास के, वो भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, अपने इलाके में मनाए जाने वाली विभिन्न त्योहारों की सूची बनाइए। इनमें से कौन से त्यौहार सभी समुदायों द्वारा मनाए जाते हैं। तो त्योहारों की सूची जैसे लोहड़ी हो गया, बुद्ध पूर्णिमा हो गया, बसंत पंचमी जो अभी बीता है 14 तारीख को वो हो गया, ओणम हो गया, गांधी जयंती हो गया, गुरु नानक जयंती हो गया, गणतंत्र दिवस, गुड फ्राइडे, स्वतंत्रता दिवस, दशहरा, दीपावली, ईद, बकरीद, क्रिसमस इत्यादि। तो इसमें से कुछ जो त्यौहार हैं जैसे गांधी जयंती हो गया, आपका स्वतंत्रता दिवस हो गया, ये सारे त्यौहार सभी समुदायों द्वारा मनाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, आपके विचार में भारत की समृद्धि एवं विविध विरासत आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है। यानी कि जो भारत की विविधता है, समृद्ध संस्कृति यहाँ की, वो आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है। तो भारत विविधताओं का देश है, ये आपने कई बार सुना होगा। यहाँ विभिन्न जातियों, भाषाओं, धर्मों आदि के लोग रहते हैं। खान पान, रहन सहन के ढंग और पहनावे में भी उनमें विभिन्नता देखी जा सकती है। इस प्रकार भारत की विविध विरासत हमारे जीवन को बेहतर बनाती है। जब हम विभिन्न लोगों के संपर्क में आते हैं, उनसे मित्रता करते हैं, उनके साथ पढ़ते हैं, काम करते हैं, तो हम उनकी भाषा, उनका रहन सहन, उनके पहनावे के बारे में जानते हैं और उनसे कुछ नया सीखते हैं। इस तरह भाषा, भोजन, संस्कृति का आदान प्रदान होता है और धीरे धीरे एक मिश्रित संस्कृति का या फिर मिली जुली संस्कृति उभरती है, जिससे हमारा जीवन और बेहतर बनता है। तीसरा क्वेश्चन है, आपके अनुसार अनेकता में एकता का विचार भारत के लिए कैसे उपयुक्त है। भारत की खोज किताब के लिए गए एक वाक्यांश में नेहरू भारत की एकता के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर शासन था तो विभिन्न धर्मों, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठा जेल गए, अंग्रेजों को अलग अलग तरीक़ों से वहाँ पे उनका विरोध किया। लोगों ने दिखा दिया कि वे एक दूसरे के से चाहे कितने भी भिन्न हों, कितने भी अलग हों, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वो एक साथ हैं। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब में लिखा है, भारत की खोज में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है। ठीक है, देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या लिखा है। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ है, बल्कि नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं होगा, चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में देखिए, यहाँ पे लिखा गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर लिखे गए गाने की उन पंक्तियों को चुनिए जो आपके अनुसार भारत की एकता को निश्चित रूप से दिखाती हैं। दिन खून के हमारे डैश 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 प्यारे बहा के जाना। तो ये जो ऊपर पंक्तियाँ लिखी गई हैं उसमें से देखिए यहाँ पे, यह जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अमृतसर में गाया गया था। गाने की निम्नलिखित पंक्तियाँ जो ऊपर दिखाई गई हैं, दो हिंदू धर्म वाला बताया था भी ऊपर, हिंदू मुस्लिम एकता को निश्चित रूप से झलकाती हैं। हिंदुओं मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। तो ये पंक्ति बताती है कि भारत की एकता को दर्शाती है। लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, लद्दाख एवं केरल की तरह भारत का कोई एक क्षेत्र चुनिए और अध्ययन कीजिए कि कैसे उस क्षेत्र की विविधता को ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों ने प्रभावित किया है। क्या ये ऐतिहासिक एवं भौगोलिक कारक आपस में जुड़े हुए हैं, कैसे। तो आप राजस्थान के बारे में लिख सकते हैं, जैसे वहाँ पे भौगोलिक क्षेत्र, वहाँ पे ज़्यादातर रेगिस्तानी एरिया है, तो वहाँ पे आपका जो भौगोलिक स्थिति, वहाँ पे लोग हल्के मतलब ढीले कपड़े पहनते हैं जिससे हवा आसानी से उनके शरीर को लग सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों को हेल्प ज़रूर मिला होगा।
अगर अच्छी लगी वीडियो, लाभ मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और ऐसी वीडियो अगर आप लोगों को डेली बेसिस पे देखना है, एनसीईआरटी की कंप्लीट क्लासेस लेनी है आप लोगों को किसी भी विषय का और किसी भी क्लास का, और क्वेश्चन आंसर की भी वीडियो आपको देखनी है, तो रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को से जुड़ सकते हैं। जुड़ना बिल्कुल फ्री है। नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।